दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 561 नंबर का लेक्चर है। बायोलॉजी का आज हमारा 11 नंबर का लेक्चर है। इसके पहले 550 लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय को विधिवत पढ़ा हुआ है और आज 11वें लेक्चर में हम बायोलॉजी की क्लास अटेंड कर रहे हैं। आज का जो अगर सवाल आप देखेंगे तो 16,830 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। जो हमने आज टॉपिक चूज किया दोस्तों वर्गीकी से संबंधित ही टॉपिक है, लेकिन उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग और साथ ही साथ पक्षी वर्ग से संबंधित हम सवालों को देखेंगे और स्क्रीन पर कई सारे सवाल भी दिख रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम लोग अपनी क्लास में पाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको भरोसा हो गया हो कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप एक बार मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हमारे पास कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है, आप एक बार मुझसे पढ़ के देखिए। इतनी शानदार क्लासेज यहाँ चलती हैं कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। आप क्या है ना, फ्री की आदत में आ गए हो आप, ठीक है, लेकिन यहाँ से कई गुना ज्यादा बेहतर क्लास। ये तो जो है सो है ही है। अगर इसे देखकर मजा आ रहा है तो समझो ये ट्रेलर है, पिक्चर नहीं है। असली पिक्चर तो पेड कोर्स में मिलेगा। एक बार आप पढ़ के देखो, बहुत बढ़िया क्लास है दोस्तों। बहुत कम प्राइस में ये क्लास अभी आपको दी जा रही है। कम से कम डेमो आके देख लीजिए। डेमो कैसे देखना है तो ऊपर एप्लीकेशन का सैंपल आपको दिख रहा होगा, स्टडी 91 ऑफिशियल। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, अपने आप को रजिस्टर्ड करिए और वहां पर आपको डेमो दिख जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल दे रहा है कि किस वर्ग के जीव जो हैं, बहुत आसान सवाल है, जल और थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। तो बच्चा जानता है कि जल और थल पर जो जीव रहते हैं इन्हें हम कहते हैं उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर, क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और ये स्थल पर भी रह सकते हैं। लेकिन परीक्षा में उभयचर ऑप्शन मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? एम्फीबियंस ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। उभयचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उभयचर जो है इसी को इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियंस। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये एम्फीबियंस वाला ऑप्शन दोस्तों आपको एग्जाम में मिलेगा। ये आपके लिए नया सवाल है। एम्फीबियंस हिंदी में भी यही लिखा होगा एम्फीबियंस। उभयचर नहीं देगा क्योंकि आपके एग्जामिनर को पता है कि बच्चा जानता है, इसलिए ये ऑप्शन चेंज करेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या बताता है? तो याद रखेगा ऐसे जीव जो जल एवं स्थल, ठीक है, जल एवं स्थल दोनों के अनुकूल हों। ठीक है, ऐसे जीव जो इन दोनों के अनुकूल हैं वही क्या कहलाते हैं? वही एम्फीबियंस कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा इतना कहने से भी काम नहीं, कुछ और पढ़ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल की बात कर लें। सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए उभयचरों का। जैसे मेढक दोस्तों क्या है? ये उभयचर आता है। ठीक है, जैसे आपका टोड का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, टोड हो गया, मेढक हो गया, ऐसे बहुत सारे उभयचर जीव हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इस सवाल में भी दोस्तों कुछ अच्छा हम लोग अभी आगे अच्छा आ ही जाएगा, तो इतना जल्दीबाजी में क्या पढ़ना। अगला सवाल देखिए, करा उभयचर के जीवों का हृदय ये कितने कक्ष का होता है? अरे इसके पहले सर मनुष्यों का बता दीजिए। मनुष्य का जो हृदय होता है यह इसमें कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा यहां होता है 4 कक्ष। 4 कक्ष में दो क्या होता है? आलिंद होता है और 2 निलय होता है। क्या होता है? 2 आलिंद होता है और 2 क्या होता है? निलय होता है। आलिंद और निलय। ठीक है, निलय, ये आप याद रखेंगे, ये होता है। लेकिन ये मनुष्यों में होता है। अगर उभयचरों की बात करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। मैं ऐसा ट्रिक देता हूं, देखिए उभयचर में ये सामने ऊ दिख रहा है और ये क्या है दोस्तों? ये 3 लिखा हुआ है। ये उभयचर में जो ऊ दिख रहा है इसी को आप क्या मान लीजिएगा कि ऊ नहीं, ये 3 है। ठीक है, तो याद रखेगा, यहीं से आप याद रख सकते हैं 3 कक्ष। ठीक है, कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 3 कक्ष। लेकिन पुनः वही सवाल कि कितने आलिंद होते हैं और कितने निलय होते हैं। तो यहां आलिंद जो होते हैं दोस्तों 2 होते हैं, निलय 1 होता है। तो 2 आलिंद होते हैं और एक दोस्तों क्या होता है? 1 निलय होता है। ये आप दोस्तों याद रखेंगे, ये उभयचरों के लिए है। ठीक है, और उभयचर प्रजनन के लिए हमेशा जल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये उभयचरों की खासियत होती है। उभयचरों की खासियत होती है कि प्रजनन हेतु जल पर निर्भर। ठीक है, जल पर ये निर्भर होते हैं। अभी आगे बताता हूं इसके प्रजनन से संबंधित कि प्रजनन होता कैसा है, बाह्य निषेचन होता है कि आंतरिक निषेचन होता है, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना चीज आपको याद है, समझ में आ गया ना? अब देखिए
आगे और कैसे कैसे सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन सवालों को देखिए। मान लीजिए सवाल आ गया कि उभयचर वर्ग के जंतु ये किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। अरे सर ये पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि उभयचर वर्ग के जो जंतु होंगे ये तो हमने पढ़ लिया कि ये जल वाले भी होते हैं, जल के अनुकूल भी होते हैं और स्थल के अनुकूल भी होते हैं। सर ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इतना कहने से काम नहीं खत्म हो जाएगा। कह रहा है ये किस प्रकार के होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं। तो टाइप मतलब क्या पूछना चाह रहा दोस्तों, इन्हें कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड, अनियत तापी। क्या कहा जाता है, एक शब्द आपको मिलेगा अनियत तापी, ठीक है। और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड, ब्लड तो सब सुना था आपने, ये ब्लडेड शब्द यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोल्डेड ब्लड, कोल्डेड ब्लड नहीं, कोल्ड ब्लड लिखे, ठीक है। कोल्ड, कूल्ड नहीं, कोल्ड होता है, कोल्ड, ठीक है। कोल्ड, कोल्ड ब्लडेड, अनियत तापी। इसका मतलब जानते क्या होता है, इसका मतलब होता है ये अपने शरीर का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। अरे महाराज, यही गुण प्रकृति ने हमको दे दिया होता, हम भी नंगे घूमते, हम भी क्या करते, कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते। ये कपड़ा क्यों पहनते हो, इज्जत के लिए थोड़े नहीं, ठंडी लगता है, गर्मी लगता है, इस वजह से कपड़े का रूपरेखा बदलता रहता, फैशन। जानवरों को कपड़ा पहनते देखा नहीं, शरीर अनियत तापी है, कोल्ड ब्लडेड वाले हैं। और कोल्ड ब्लडेड वाले जितने जीव होते हैं उनकी खासियत होती है वातावरण के अनुसार ये ठंडा गर्म हो जाते हैं। अपने शरीर को गर्म कर, मामला बाहर ठंडा, अपने शरीर को गर्म कर लिया, मामला बाहर गर्म, अपने शरीर को ठंडा कर लिया। हमारे पास ऐसी शक्ति होती तो गर्मी में हम अपने शरीर के अंदर एसी ऑन कर देते और ठंडी में हीटर ऑन कर देते, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनियत तापी या कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, वातावरण के अनुसार शरीर को ठंडा या गर्म कर सकते हैं, शरीर को ठंडा या गर्म कर सकते हैं। यही दोस्तों इनकी खासियत होती है, ठीक है। बढ़िया सवाल मिला ना। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस वर्ग के जंतुओं के शरीर पर सल्क, सल्क मतलब क्या होता है, सल्क मतलब खोल, खोल मतलब कवर, ठीक है, कवर, इसको सल्क कहते हैं। सल्क या बाल या पंख नहीं पाए जाते। कह रहा वे कौन है जिनके शरीर पर ये सब चीजें नहीं पाई जाती, उभयचर वर्ग पे। उभयचर वर्ग अगर मैं कहूं दोस्तों, मेढक को ही ले लीजिए, मेढक को ही ले लीजिए। क्या मेढक के शरीर पर किसी तरह का कोई खोल नजर आता है, नहीं। क्या मेढक के शरीर पर कहीं कोई बाल वगैरह नजर आता है, नहीं। क्या मेढक के शरीर पर कहीं पंखों के जैसा कुछ बना होता है, फड़फड़ा निकले, नहीं। तो ये उभयचर वर्गों की ये खासियत होती है। इनकी त्वचा, ये पानी में रहने वाले तो त्वचा हमेशा नमी युक्त होती है, ठीक है। तो लिखिएगा नमी युक्त त्वचा होती है, ठीक है। इनकी त्वचा कैसी पाई जाती है दोस्तों, तो इनकी त्वचा जो होती है ये नमी युक्त होती है, ठीक है, नमी युक्त होती है। कारण क्या दोस्तों, जल में निवास, जल में निवास। आपे को अगर 2-4-10 घंटे के लिए पानी में रख दिया जाए तो अभी देखिए हाथे सिकुड़ से जाते हैं ना, नम हो जाते हैं, ठीक है। तो नमी, अरे भाई मॉइस्चराइज हो जाएगा कि नहीं ये सारा शरीर, तो वही है कि जल में निवास करते हैं, इस वजह से नमी बरकरार रहती है। लेकिन क्या नहीं पाए जाते हैं, सल्क, बाल, पंख, तैलीय ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती, तेल छोड़ने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो भी दोस्तों नहीं पाई जाती। आगे देखिए, करा मेढक हो गया, दादुर हो गया, सैलामेंडर हो गया। सैलामेंडर ये आप नहीं समझ रहे होंगे, मेढक तो दादुर के जैसा ही होता है। सैलामेंडर दोस्तों ये छिपकली जैसी होती है, ठीक है, छिपकली, ठीक है, छिपकली जैसी दिखती है। और बहुत देखेंगे तो आपको कुछ लोग कहते हैं मेढक का मामा है, क्या कहते हैं, इसे मेढक का मामा बुलाते हैं, ठीक है। चलिए खैर जो भी हो, प्रोटियस हो गया। हाइला, हाइला को दोस्तों हरा वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरा वृक्ष मेढक। आप कहेंगे हरा वृक्ष मेढक, हाँ इसकी खासियत है रंग बदलता है, ठीक है, रंग बदलता है। ऐसा में सर हमने तो सुना था गिरगिट रंग बदलता है। अरे तो गुप्ता की क्लास पढ़ रहे हो, नितिन सर की क्लास है। जीवन में अगर कुछ नया नहीं सीखोगे कैसे काम चलेगा। हम फ्री में भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। अरे जिस दिन हमको पैसा दे दोगे ना, पेड कोर्स ले लोगे, उस दिन असल में जानोगे क्या सीखना होता है। ये तो फ्री में सिखा देते हैं कि चलो लोगों से फिर भी आप आगे रहो।
जो हमसे फ्री में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी बहुत आगे रहते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि गिरगिट रंग बदलता है, आज के बाद याद रखेगा मेढक भी रंग बदलता है। ऐसे मेढक यूरोप में खूब पाए जाते हैं, इनको हरा वृक्ष मेढक कहा जाता है। कि हरा वृक्ष मेढक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पेड़ पौधे पर पाए जाने वाले मेढक है, इसलिए इसको हरा वृक्ष मेढक भी कहा जाता है। ठीक है, हाइला बोलते हैं। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों उभयचर वर्ग की। ठीक है, ये सभी उभयचर वर्ग के अंतर्गत ही दोस्तों आते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन जो होता है ये गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? करा कौन से प्राणी हैं जिसमें श्वसन क्रिया या तो गलफड़े से होती है या तो फेफड़े से होती है, या लिख दो या त्वचा से भी होता है। ठीक है, ये उभयचर में होता है। अच्छा सुनिए, मैं अभी एक एक चीज बताता हूं। ये उभयचर वर्ग दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे कहा कि ये जो उभयचर वर्ग होता है ये प्रजनन करता है पानी में, यही बताया था आपको ना, प्रजनन के लिए पानी पर डिपेंड होता है। ठीक है, इसको लिखिए, प्रजनन हेतु जल पर निर्भर। ठीक है, जल पर निर्भर। अब सुनिए, अब इनके द्वारा जो लार्वा पैदा होता है, लार्वा, ठीक है, ये जो लार्वा होता है, लार्वा एक तरह से दोस्तों इनके अंडे होते हैं। ठीक है, लार्वा क्या दोस्तों, तो लार्वा एक तरह से इनके क्या होते हैं, अंडे होते हैं, जो आगे चल के ये बच्चे बनेंगे। तो लार्वा में दोस्तों श्वसन क्रिया जो होती है, ठीक है, लार्वा में परीक्षा में आता है कि लार्वा में श्वसन क्रिया कैसे होती, तब तो ये डेवलप ही नहीं हुआ होगा। अरे भाई गलफड़ा बना ही नहीं होगा, फेफड़ा बना ही होगा, श्वसन कैसे होगा? ठीक है, तो लार्वा में जब ये लार्वा में रहते हैं तो धीरे धीरे बनता है। पहली बात तो अंडे रहेंगे तब तो उनको श्वसन की जरूरत ही नहीं है। जब वो थोड़ा सा बड़ा रूप लेते हैं जिनको हम टेडपोल बोलते हैं, ठीक है, तो उस रूप में आने के बाद ये गलफड़े से दोस्तों सांस लेते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, जब जैसे टेडपोल वगैरह हो गए तो गलफड़े से सांस लेते हैं। ठीक है, गलफड़े द्वारा सांस ये लेते हैं। ठीक है, तो जब तक ये पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जब तक ये जल में रहते हैं तब तक ऐसे लेते हैं। जैसे दोस्तों स्थल पे पहुंचते हैं, स्थल पर, ठीक है, वैसे दोस्तों क्या करते हैं, ये फेफड़े द्वारा बड़े होकर के जब पानी से बाहर निकलते हैं तो ये दोस्तों फेफड़े द्वारा भी सांस लेने लगते हैं, या फिर ये त्वचा द्वारा भी सांस लेते हैं। ठीक है, त्वचा द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा भी सांस लेते हैं। कब? जब ये स्थल पर आते हैं। जब पानी के अंदर रहेंगे तो गलफड़े सांस, जब बाहर आएंगे तब स्टाइल इनका बदल जाता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का सवाल है, तो इसको आप याद रखेंगे। कब लार्वा देकर पूछ रहा है, कब क्या पूछ रहा है, उसको थोड़ा देखिएगा। उभयचर में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? वैसे ज्यादातर तो बाह्य निषेचन होता है, सिर्फ एक जगह आंतरिक निषेचन होता है और वो होता है सैलामेंडर में। ठीक है, तो लिखिएगा अधिकांशतः बाह्य निषेचन। ठीक है, अधिकांशतः बाह्य निषेचन। ठीक है, बाह्य निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया बाहर होती है। ठीक है, अपवाद में लिख लीजिएगा, अपवाद में क्या है दोस्तों, सैलामेंडर। ठीक है, सैलामेंडर वही जिसे मेढक का मामा आप बुला रहे थे। ठीक है, जिसे आप मेढक का मामा बुला रहे थे, छिपकली जैसे दिखती है, इसमें आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, आंतरिक, ये मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई आप पढ़ रहे हैं कि ज्यादातर बाह्य निषेचन होता है, लेकिन भाई ये जो सैलामेंडर है ये भी तो उभयचर वर्ग में आता है, ये भी उभयचर वर्ग में आता है। तो अब दिक्कत की बातें हो जाती कि भैया इसमें तो आंतरिक निषेचन है, और एग्जामिनर जानता है कि बच्चा रट के बैठा है कि उभयचरों में बाह्य निषेचन होता है, जानबूझकर सैलामेंडर का नाम दे देता है। अपवाद वाला सवाल पूछेगा और आप हो जाएंगे डिस्टर्ब, परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज को आप जरूर जो है थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़िएगा। करा कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? किससे? त्वचा से सांस लेता दोस्तों, तो ये मैं बात कर रहा हूं मेढक की। ठीक है, मेढक जो होता दोस्तों ये कैसे सांस लेता? त्वचा से। उभयचरों की बात करेंगे तब, अगर आप उभयचर वर्ग की बात करेंगे तो उभयचर वर्ग में मेढक जो है दोस्तों ये त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अन्य में मैं आपको पीछे भी केचुआ, जोंक वगैरह के बारे में बताया था, तो वो भी तो दोस्तों इसी द्वारा ले रहे थे। ठीक है, जैसे केचुआ हो गया,
जैसे केंचुआ हो गया, जैसे जोंक हो गया, ठीक है, ये सब भी तो दोस्तों किससे लेते हैं, ये भी तो त्वचा से सांस लेते हैं। तो इस चीज को भी लगे हाथ आप जो है समझते रहिएगा, भूलना नहीं आपको। आगे देखिए, करा किस वर्ग के जंतु रेंग कर चलते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, रेंगते हैं। रेंगते हैं मतलब ये रेप्टाइल होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे दोस्तों, ये रेप्टाइल वर्ग के होंगे, ठीक है। रेप्टाइल में रेंगने वाले जीव ही आते हैं, ठीक है, रेंगने वाले जीव। और क्या दे रहा दोस्तों, यह अनियत तापी होते हैं। अनियत तापी फिर से वही कोल्ड ब्लडेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कोल्ड ब्लडेड की बात कर रहा है। और आप तो जानते हैं अनियत तापी मतलब वातावरण के अनुसार ये अपना शरीर गर्म या ठंडा रख सकते हैं। तो यहां सरीसृप वर्ग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सरीसृप वर्ग की बात हो रही है। और कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है, गर्म ठंडा, शरीर को गर्म ठंडा, शरीर को गर्म या ठंडा रख सकते हैं, ठीक है, शरीर को गर्म या ठंडा रख सकते हैं। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। बढ़िया से समझिएगा एक एक चीज को। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि किस वर्ग के जंतुओं में शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, क्या दे रहा है, शुष्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है, ये सरीसृप वर्ग की खासियत है। देखिए सल्क होता है इसमें, सल्क मतलब आप देखते होंगे तो जो सरीसृप वर्ग पे लिख लीजिए, सांप वगैरह जो होते हैं दोस्तों ये अपना खोल निकालते हैं, कपड़े बदलते हैं ना। सांप की खोल, ठीक है, सांप की खोल या खाल होती है दोस्तों, जिसे समय समय पे वह क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो हम उसे केचुली बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, केचुली कहते हैं, ठीक है, कि सांप ने अपना एक केचुली छोड़ा है। सल्क ऊपर का परत दोस्तों हटा देता है, ठीक है, जैसे हम लोग अपने हमारे हाथों के और पैरों के चमड़े बदलते रहते हैं, उसी तरह से दोस्तों इनमें भी होता है। तो ये आप, लेकिन ये ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, इसमें कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। ग्रंथि मतलब ग्लैंड, कोई अलग से ग्लैंड नहीं पाई जाती इनकी त्वचा पर। ये आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में ग्रंथि वाली बात जरूर पूछी जाती है। किसकी त्वचा रूखी होती है, क्या होती है दोस्तों, रूखी होती है, क्योंकि इनमें तैलीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो सरीसृप वर्ग की ही बात कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इनकी त्वचा क्या होती है, रूखी होती है। सरीसृप वर्ग में जितने भी जीव आते हैं इनकी त्वचा क्या हो जाती है दोस्तों, रूखी होती है। अजगर, सांप वगैरह सब इसी वर्ग के जीव हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। अजगर, छिपकली हो गया, ठीक है, अजगर हो गया, लिखिएगा, अजगर हो गया, सांप हो गया, ठीक है, छिपकली हो गए, ठीक है, छिपकली हो गए, ठीक है, ये सब दोस्तों इसी वर्ग में आते हैं। इसको आप याद रखेंगे, रूखी त्वचा और तैली ग्रंथियां बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। करा किस में अंतः निषेचन होता है किंतु वे अंडे देते हैं। निषेचन कैसा होता है, निषेचन अंतः निषेचन होता है लेकिन वे अंडे देते। देखिए कितना अपोजिट बात बता रहा है, एक तो निषेचन होता है, अंतः निषेचन होता है, बाह्य निषेचन नहीं, ऊपर से अंडे देते हैं। ये सरीसृप वर्ग के जीवों की खासियत होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें सरीसृप का ऐसे लिख लीजिएगा, अगर आप पक्षी वर्ग की बात करेंगे, ठीक है, तो पक्षी वर्ग में जैसे आप मुर्गी का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, मुर्गी का एग्जांपल ले लीजिए, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है लेकिन वो भी अंडा देती है, ठीक है। इसी तरह से आप सरीसृप वर्ग की बात कर लीजिए, ठीक है, आप जो है सरीसृप वर्ग की बात कर लीजिए, ठीक है। आप सरीसृप वर्ग में सांप को उठा लीजिए, सांप में भी आंतरिक निषेचन होता है लेकिन वो बच्चे देते हैं। आप कछुआ को ले लीजिए, आप छिपकली को ले लीजिए, ठीक है, छिपकली आदि को ले लीजिए, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसे आप याद रखेंगे। ये सभी अंडे देते हैं लेकिन निषेचन इन सब में क्या होता है दोस्तों, ये आंतरिक निषेचन होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करा किसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। त्रिकक्षीय हृदय दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो याद रखेगा सरीसृप वर्ग में, ठीक है। सरीसृप वर्ग के जो जीव होते हैं उनके अंदर भी त्रिकक्षीय हृदय होता है। क्या होता है दोस्तों, तीन कक्षीय हृदय, ठीक है, तीन कक्षीय हृदय होता है जिसमें दो आलिंद होते हैं और एक दोस्तों निलय होता है, ठीक है। जैसा आपने कहां पढ़ा था, जैसा आपने पीछे पढ़ा था उसमें क्या बोलते हैं, उभयचर वर्ग में, ठीक है। तो याद रखेगा इसी तरह से आपने कहां पढ़ा था, इसी चीज को आपने उभयचर वर्ग में भी दोस्तों पढ़ा था, एकदम सेम वही बात दे रहा है, ठीक है। लेकिन अपवाद यहां पे लिखिएगा दोस्तों, एक अपवाद भी यहां पे है, ठीक है, एक अपवाद है यहां पे। अपवाद क्या है, अपवाद ये है कि मगरमच्छ, ठीक है,
मगरमच्छ जो है दोस्तों, मगरमच्छ इसको रखा जाता है सरीसृप वर्ग में, ठीक है। मगरमच्छ दोस्तों किस वर्ग में आता है? सरीसृप वर्ग में, लेकिन इसके पास होता है 4 कक्षी हृदय। क्या होता है? 4 कक्षी हृदय। अब वही सैलामेंडर जैसा अपवाद वहां मिला था ना, उसी तरह इसका भी अपवाद मिलेगा, ठीक है। अब इसका जो हृदय होता है, इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर को ये बात पता है, वो सोचेगा कि बच्चा जो है रट्टा मार के आया है कि सरीसृप में 3 कक्ष वाला हृदय होता है, लाओ इससे यही मगरमच्छ है पूछ देता हूं। अब उसको क्या पता, अगर वो मगरमच्छ को उभयचर भी मान लिया कि भैया मगरमच्छ तो पानी भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, उभयचर भी 3 कक्षी हृदय वाले होते हैं, तब भी गलत होगा। और वो सरीसृप मानेगा तब भी गलत होगा, क्योंकि अपवाद में 4 होता है। अब ऐसी दिक्कतें होती हैं बच्चों के साथ। ये एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि अध्यापक पढ़ाने के दौरान ऐसी ऐसी बातों को बताए, जरूरी होता है उनके लिए, ठीक है। तो जब मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तभी कुछ सही गलत हो पाएगा, अन्यथा नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, करक, सर्प, कछुआ, अजगर, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सभी किस वर्ग में आते हैं दोस्तों? ये जितने भी जीव यहाँ नाम लिखा हुआ है, ये सभी सरीसृप वर्ग में आते हैं, ठीक है। ये सरीसृप वर्ग में आते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपको बता दूं, अभी तक मैं आपको 8 विषय पढ़ा चुका हूं, जिनमें पूरा प्राचीन इतिहास जैसे आज पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही प्राचीन इतिहास स्पीच फॉर्मेट में, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अभी हमारा बायोलॉजी चल रहा। बायोलॉजी खत्म होगा तो बहुत डिमांड आ रही, सर इकोनॉमिक्स के सवाल कराइए, उसका भी नंबर आएगा। इकोनॉमिक्स किया जाएगा, इन्वायरमेंट किया जाएगा, कंप्यूटर के सवाल किया जाएगा, एग्रीकल्चर के सवाल। हम लोगों का बड़ा लंबा टारगेट है। मैं ये सोच के स्टार्ट किया था क्लास की कम से कम 25,000 सवाल आप सभी को पढ़ाऊंगा जीएस के, और देखिए 16,800 सवाल मैं आपको पढ़ा दिया। बड़ी बात होती है इतना टारगेट लेके चलना। और अब दोस्तों ये हमारी 9वीं क्लास चल रही है, और 9वीं क्लास दोस्तों जो चल रही है, जीव विज्ञान की क्लास चल रही है, जो आज आप देख रहे हैं, और सभी सरकारी परीक्षा के लिए। कई बार बच्चा कहता है किस परीक्षा के लिए? अरे यार इतना इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ा रहा हूं कि कुछ छूटने ना पाए, और बच्चा पूछता किस परीक्षा के लिए? अरे बेसिक है इतना, अगर इतना आपको नहीं आता है तो पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, बेकार है आपके लिए पढ़ना। ये मैं बेसिक सवाल बता रहा हूं भाई, आपके परीक्षा में सारे चैप्टर से सवाल बनते हैं और इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं आपको। चलिए, करा सांप के जहरीले विष दंत जो होते हैं, ये किसके रूपांतरित? अब देखिए सांप के जहरीले विष दंत होते हैं, सांप काटता है तो दांत दोस्तों शरीर में गड़ा देता है, और वहीं से वहां पे विष ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, और वो विष प्रवेश कर जाता है। तो कह रहे हैं जो विषदंत होते हैं किसके रूपांतरित रूप हैं? तो कहा जाता है कि सांप के अंदर जंभिका दंत होते हैं। क्या होते हैं? सांप में क्या पाया जाता है दोस्तों? जंभिका दंत, ठीक है, जंभिका दंत होते हैं, उन्हीं का ये रूपांतरित रूप होता है। लेकिन मैं कहता हूं एक चीज आप और याद रखो, ठीक है, सांप का जो ऊपरी जबड़ा होता है, ठीक है, ऊपरी जबड़ा, क्योंकि जब वो काटता है तो निचले जबड़े से नहीं, वो हमेशा ऊपरी जबड़े से काटता है। तो सांप का जो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़े में मैक्सिलरी हड्डियां पाई जाती है, मैक्सिलरी हड्डियां, ठीक है, मैक्सिलरी हड्डियां पाई जाती हैं। यही मैक्सिलरी हड्डियां जो होती हैं ये आगे विषदंत के रूप में परिवर्तित हो जाती, रूपांतरित हो जाती हैं। तो जंभिका दंत, ठीक है, इसको आप याद रखिए। और आपका एग्जामिनर अगर अपडेट होकर के यहां से सवाल पूछ दिया, मैक्सिलरी हड्डियों से सवाल पूछ दिया, तब जंभिका, यही तो पढ़े बैठे हो, इससे नहीं काम चलेगा। दूसरा चीज भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, करा किस एक सर्प का भोज्य यानी भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं, वो सीधे सीधे दूसरे सर्पों को खा जाता है। ऐसा कौन सर्प भैया? ऐसा सर्प है नागराज। कौन है दोस्तों? नागराज या किंग कोबरा। नागराज या किंग कोबरा जो है दोस्तों, किंग कोबरा, ठीक है, ये दोस्तों भारत में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सांप भी है, ठीक है, भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप, ठीक है, सबसे जहरीला सांप भी दोस्तों यही है। ये आप याद रखेंगे, किंग कोबरा, ये दूसरे सांप को खा जाता है। अच्छा, ऐसा भी है, हाँ।
अब आगे सुनिए अगली कहानी। अगला दोस्तों, एकमात्र ऐसा सर्प जो अपना घोंसला बनाता है। क्या बात कर रहे हैं, घोंसला बनाता है? एक्चुअली घोंसला नहीं बनाता है, कब्जा मारता है, दूसरों के घोंसले पर कब्जा कर लेता है। वो इसी किंग कोबरा की बात हो रही है, ठीक है। वो किसकी बात हो रही है दोस्तों? वो इसी किंग कोबरा जो सांप है दोस्तों, ये इसी की बात हो रही है। एक्चुअली में किंग कोबरा ये घोंसला क्यों बनाता है दोस्तों? यह कहा जाता है, यह किंग कोबरा जो है यह एक तरह का अंड प्रजक सर्प है। क्या है दोस्तों? यह एक अंड प्रजक सर्प है, ठीक है। अब ये अंड प्रजक सर्प है तो करता क्या दोस्तों? अंडा देकर उसकी हिफाजत करता है, ठीक है। अपने अंडों की हिफाजत करता है। अगर ये घोंसले में अंडे नहीं रखेगा तो दोस्तों दूसरे जीवों से खतरा रहेगा, इसलिए दोस्तों उनकी हिफाजत करता रहता है। तभी ये कहा जाता है कि घोंसला बनाने वाला सर्प है। ये किंग कोबरा की बात हो रही है। ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा सा सवाल है। अगला सवाल कर रहा है गेवियलिस, ठीक है। गेवियलिस दोस्तों ये बहुतायत मात्रा में कहां पाया जाता है? बच्चा परेशान, सर ये गेवियलिस क्या होता है? मैं जानबूझ के इंग्लिश में दे दिया था। गेवियलिस दोस्तों कहा जाता है घड़ियाल को, ठीक है। गेवियलिस किसे कहते हैं दोस्तों? यह घड़ियाल को कहा जाता है। चल, जैसे लगता है कि अगर मैं पूछ देता घड़ियाल बहुतायत मात्रा में कहां पाया जाता है तो जैसे लगता है आप बता देते हैं। बताइए। ये भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है, खास करके गंगा नदी में, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत एवं बांग्लादेश, ठीक है। भारत एवं बांग्लादेश में यह पाया जाता है, खास करके गंगा नदी में, ठीक है। खास करके गंगा नदी में ये बहुतायत मात्रा में दोस्तों पाया जाता है। इससे गंगा डॉल्फिन भी खास करके गंगा में ही मिलती है, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। कर मगरमच्छ में कितने कक्षीय हृदय होता है? तो बता दिया हूं, मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है। क्या होता है दोस्तों? 4 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं? तो 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। एक चीज, दूसरा चीज, मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है, ठीक है। लेकिन सरीसृप वर्ग में जो जीव आते हैं उनमें मुख्यतः 3 कक्षीय हृदय ही पाया जाता है, इसलिए मगरमच्छ अपवाद है। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा, मगरमच्छ के बच्चे को दोस्तों क्या कहा जाता है? वैसे कई जगह पढ़ेंगे कि मगरमच्छ के बच्चे को चूजा कहा जाता है, ठीक है। चूजा कहा जाता है, लेकिन इतने में नहीं काम चलेगा। सच बताएं तो क्रोकोडाइल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक शब्द होता है हैचिंग। क्या होता है दोस्तों? हैचलिंग, ठीक है। हैचलिंग दोस्तों कहा जाता है। ये मगरमच्छ के बच्चों को दोस्तों कहा जाता है। इस तरह के भी सवाल आते हैं। कभी सीटेट वगैरह का पेपर देखेंगे तो वहां ऐसे सवाल बड़े आते हैं, हाथी के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, गाय के बच्चे को। तो अलग अलग जानवरों के बच्चों को क्या कहा जाता है, वहां इस तरह के सवाल आते हैं। जानवरों के गर्भकाल से संबंधित सवाल आते हैं कि कितने दिन का गर्भ होता है, ठीक है। इस तरह के भी सवाल आते हैं। जैसे ये मगरमच्छ के बारे में पूछ देता है तो शायद 65 दिन तक इसके अंडे ये अंडे में रहते हैं। 65 दिन बाद दोस्तों ये अंडे फूटते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल आता है, ठीक है। आगे देखिए, करा एवीज में दोस्तों कौन शामिल है? एवीज दोस्तों किसे कहते हैं? एक्चुअली में एवीज आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं जानबूझ के इसी तरह के शब्द 2-4 दे दिया हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो आपको। एवीज एक्चुअली में एक पक्षी है, ठीक है। तो ये पक्षियों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। एवीज में खास करके एवीज पक्षी ऐसी है जो उड़ने में असमर्थ रहती है, ठीक है। तो लिखिएगा, नहीं उड़ने में असमर्थ नहीं, अभी रुकिए, वो तो दूसरा है, वो वहां है, क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड वाला, ठीक है। तो एवीज जो अभी पूछा हूं दोस्तों, ये एवीज क्या है दोस्तों? एक पक्षी है, लेकिन इसमें कुछ तो विशेष है, तभी तो दोस्तों मैं यहां दे रहा हूं, ठीक है। इसमें विशेष क्या है? ऐसे नहीं सवाल पूछेगा एवीज कौन है। अब ये एवीज जो दोस्तों पक्षियों की बात आती है तो पक्षियां हमेशा गर्म खून वाली होती है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखेंगे? पहली बात, ये पक्षी वर्ग में आता है, ठीक है। और पक्षी वर्ग की खासियत क्या है वो सुनिए। पक्षी वर्ग का जो खून होता है दोस्तों, ये कैसा होता है? गर्म होता है। तो जो आप कोल्ड ब्लडेड पढ़ रहे थे, जो अनियत तापी पढ़ रहे थे, अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नियत तापी हो जाएगा। अनियत तापी यानी हमेशा शरीर को ये गर्म रखते हैं, ऐसा हो जाएगा। ये अंडे देने वाले होते हैं और पंख वाले जीव होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं दोस्तों? अंडे देने वाले जीव, ये अंडे देने वाले जीव होते हैं। और तीसरा लिखेगा पंख वाले जीव, ठीक है। ये पंख वाले जीव होते हैं। तो एवीज दोस्तों इसी श्रेणी में आता है। आगे है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा किसमें पाई जाती है?
ठीक है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, पक्षी की अगर बात कर रहे हैं तो वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है पूंछ में दोस्तों ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। पूंछ में ग्रंथियां पाई जाती हैं, पूंछ में ग्रंथियां पाई जाती हैं। कई बार दोस्तों मिला, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि नहीं, पंखों के साथ शुष्क ग्रंथि विहीन त्वचा ये पक्षी वर्ग में पाई जाती हैं, ऐसा भी दोस्तों लोग मानते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मानते हैं वो भी जानिए, और जो अपवाद मैंने बताया वो चीज भी दोस्तों आप याद रखेगा। इनकी त्वचा सूखी होती है, पतली होती है, ग्रंथि विहीन होती है, ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। ना तो लिख लीजिएगा, अगर त्वचा ऐसे हेडिंग बना दिए त्वचा, और यहां पे लिख लीजिएगा त्वचा पतली होती है, त्वचा सूखी होती है, त्वचा ग्रंथि विहीन होती है, ठीक है, त्वचा ग्रंथि विहीन होती है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा, ये पक्षी वर्ग की बात हो रही है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है, किसका कंकाल संरंध्र तथा हल्का होता है और वे अंडे देते हैं। ये सवाल जब मेरे सामने आया ना, मैं सोचा कैसा सवाल है, पूछना क्या चाह रहा है। कंकाल संरंध्र, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे भाई मैं भी आप ही की तरह हूं। सवाल जब मेरे सामने आया तो मैंने कहा एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। फिर बड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ा इसके बारे में, गूगल किया, समझ में नहीं आ रहा था। फिर और जब इसके बारे में पढ़ा तब पता चला। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। आप किसी भी जानवर की बात कीजिए या मनुष्यों की बात कीजिए, इनकी हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां खोखली नहीं होती है, हड्डियों में भरा होता है, पदार्थ भरा होता है। लेकिन जो पक्षियों के अंदर, पक्षियों का जो कंकाल होता है, उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, बस इसीलिए संरंध्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा यहां पर, ये उसी की बात कर रहा है, पक्षियों की हड्डियां मतलब मैं उनके कंकाल की बात कर रहा हूं, ठीक है। हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, अंदर से खोखली होती हैं। अब इसी चीज को दोस्तों अलग अलग तरीके से एग्जामिनर देगा, आप समझ लीजिएगा, बस इतनी सी बात है। इससे ज्यादा इसमें पीएचडी करने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जो पक्षी वर्ग के जीव होते हैं वो अंडे भी देते हैं, तो वो सवाल दिया ही था कि अंडे देने वाली बात। करा किस वर्ग के प्राणियों का रक्त दोस्तों गर्म होता है, यह भी तो बताया। गर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, नियत तापी। गर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बात हो रहा है पक्षी वर्ग की, और पक्षी वर्ग का जो खून होता है यह गर्म होता है, यानी उसे कहते हैं नियत तापी, ठीक है। नियत तापी यानी खून गर्म। और खून गर्म का तात्पर्य दोस्तों किससे है, इसका तात्पर्य है शरीर को हमेशा गर्म रखते हैं, ठीक है। शरीर को हमेशा गर्म रखते हैं। ये जीव ऐसे होते हैं जो शरीर को हमेशा क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। वातावरण के अनुसार इनका शरीर गर्म ठंडा नहीं हो सकता, ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल करा, पक्षियों का हृदय ये कितना कक्षीय होता है, इनके हृदय कितना कक्षीय होता है। ये पक्षियों की बात हो रहा है, ये 4 कोष्ठी हृदय होता है इनका, ठीक है। एकदम इंसानों जैसा होता है दोस्तों, तो याद रखेगा 4 कक्षीय हृदय, ठीक है। 4 कक्षीय हृदय होता है। जैसे इंसान में 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, उसी तरह से इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये पक्षियों की बात हो रही थी। और इसी तरह से सेम टू सेम आपने पढ़ा था मगरमच्छ में। मगरमच्छ आता सरीसृप वर्ग में है, लेकिन अपवाद स्वरूप उसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। करा पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी, जो पीछे की ओर भी दोस्तों उड़ सकता है। इससे संबंधित 3 सवाल आता है। कितने सवाल, इससे संबंधित 3 सवाल पूछे जाते हैं। सुनिए क्या क्या आता है, ठीक है। पहला सवाल आता है पीछे उड़ने वाला, ठीक है, पीछे उड़ने वाला, ठीक है। ये पहला सवाल है, तो आपका उत्तर होगा हमिंग बर्ड। कौन सा है दोस्तों, हमिंग बर्ड। क्या उत्तर होगा, हमिंग बर्ड दोस्तों, ये पीछे उड़ने वाला है। दूसरा सवाल इससे संबंधित बनता है सबसे छोटा पक्षी, ठीक है, सबसे छोटा पक्षी। तब भी क्या बताएंगे दोस्तों, पुनः आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यही है हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड। और एक तीसरा सवाल जो हमिंग बर्ड से संबंधित पूछा जाता है वो है दोस्तों, किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा अंडा, ठीक है। सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेगा, फिर से आपका उत्तर हो जाएगा हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड ये। और एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसका पंख जो है दोस्तों, जब ये पंख फड़फड़ाता है ना, ये पंख दोस्तों 8 के आकार का ऐसे 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 उड़ता है, ठीक है।
जैसे 8 बनता है ना, ऐसे अपने पंख को दोस्तों फड़फड़ाता है। अरे भाई, अब पंख को ऐसे करेगा तो आगे भागेगा, और उल्टा चलाएगा दोस्तों ऐसे ऐसे तो पीछे भागेगा, ऐसे चलता है। हाँ, ये अरे आप एंटी किट पढ़ने आए हैं, कुछ नया ही आप ही को चाहिए था ना, तो नया लीजिए, जानकारी वाली बात है। और जब कोई अध्यापक आपको जानकारी देगा तभी ना आप नई नई बात सीखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा कॉपर स्मिथ बारबेट, ये क्या है? ये सवाल आया ना तो मैं भी कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा कॉपर स्मिथ बारबेट ये किसे कहा जाता है? तो और ये तामा उमा की बात कहां हो रही है? फिर जब पता किया इसके बारे में तो पता चला ये पक्षी का नाम है। ठीक है, यह क्या दोस्तों, एक पक्षी है। हमने सोचा इसका नाम कॉपर स्मिथ क्यों रखा गया, इसका नाम कॉपर स्मिथ क्यों रखा गया, कॉपर स्मिथ बारबेट क्यों कहा गया इसे? तो बाद में पता चला कि इसकी जो आवाज है वो कॉपर मतलब होता तांबा। ठीक है, तांबा को दोस्तों जब पीटा जाता है, कारीगर के द्वारा तांबा को जब पीट करके कोई रूप दिया जाता है तो दोस्तों तांबा पीटने वाले कारीगर की तरह आवाज देता है। ठीक है, तांबा पीटने वाले कारीगर की तरह आवाज। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसे कॉपर स्मिथ बारबेट कहा गया। ये छोटा और चमकीले हरे रंग का पक्षी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, छोटा प्लस चमकीले हरे रंग का पक्षी, चमकीले हरे रंग का यह पक्षी है। थोड़ा सा नया सवाल है आपके लिए, परीक्षा में आ जाएगा तो लोगों के लिए भी रहेगा। इसी तरह से व्हाइट लेग हार्न, यह किसकी एक किस्म है? व्हाइट लेग हार्न, तो याद रखिएगा यह मुर्गी की एक प्रजाति है। ठीक है, मुर्गी की विदेशी प्रजाति। ठीक है, यह क्या है दोस्तों, मुर्गी की विदेशी प्रजाति है। अब प्रजाति की बात आ गई तो अगला सवाल किस देश की है, तो जानना आपका मौलिक अधिकार हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मूलतः इटली की प्रजाति है। यह मूलतः दोस्तों इटली की प्रजाति है और सर्वाधिक अंडे देने के कारण जानी जाती है। ठीक है, सर्वाधिक अंडे देने वाली यह मुर्गी है दोस्तों। अब सवाल आ गया, सर कितना अंडा दे देती है कि इसका नाम इतना पॉपुलर हो गया है? तो याद रखेगा 300 अंडे पर ईयर। कितना? 300 अंडे पर ईयर। एक साल में 365 दिन होता है और वो 300 अंडा दे देती। 300 का मत बोलिए, लिखिए 300 प्लस अंडा दे देती है। तो 300 दिन होता है, यहाँ 300 अंडा दे दे रही है एक मुर्गी। समझ रहे हैं? तो कितना अंडा हो गया, सोचिए बात को। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि कीवी दोस्तों क्या है। ठीक है, तो कीवी दोस्तों, कीवी भी एक विशेष पक्षी का नाम है, लेकिन एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे हम कहते हैं जमीनी पक्षी। क्या कहते हैं? जमीनी पक्षी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पंख न होने के कारण उड़ने में असमर्थ। ठीक है, उड़ने में क्या है दोस्तों, यह असमर्थ है, उड़ नहीं पाता है। हम कहते, अच्छा किसी से पूछेंगे पक्षी किससे, तो आपको दिमाग में आता है कि पक्षी कोई भी होगा, उड़ता तो जरूर होगा, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन ऐसा भी पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जमीनी पक्षी है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जमीनी पक्षी कहा जाता है। पंख नहीं होता, इसके कारण उड़ नहीं पाता है। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ये पक्षी न्यूजीलैंड में मिलता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड का जो है दोस्तों, ये जैसे हमारे यहाँ दोस्तों, हमारे यहाँ मोर को दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी कहा गया, उसी तरह से न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों वो कौन है? वो यही कीवी है। और कीवी एक विशेष प्रकार का फल भी होता है, जिससे प्लेटलेट बढ़ाने के लिए खाया जाता है। ये भी तो है, अच्छा सवाल, तो इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। फिलहाल आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कई सारे बच्चे चाहते हैं कि ये वाली जो 550 क्लास है इसका पीडीएफ सर हमें कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगा, अगर आप पीडीएफ की रिक्वायरमेंट आपको है तो पीडीएफ आपको लेना होगा। वैदिकी नाम का दोस्तों ऐप मिल जाएगा या इसी वैदिकी.com नाम का वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। 9026156165 ये नंबर है, इसके रिगार्डिंग यहाँ बात कीजिए। और कोर्स वगैरह संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ये बड़े बड़े अक्षरों में हेल्पलाइन नंबर हमारा लिखा हुआ है, और एक बार मौका दीजिए। देखिए फ्री की क्लास जो है सो है, इसको देखिए, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन केवल इतने से काम भी नहीं चलेगा, केवल इतने से काम भी, ईमानदारी से बता रहा हूं,
केवल इतने से काम भी नहीं चलेगा, एक बार आप पेड कोर्स पढ़ के देखिए, डेमो देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और मैंने पूरी दिल्लगी के साथ क्लास बनाया है, ये सोचकर कि जैसे कंप्लीट हिस्ट्री ना एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा किसी एग्जाम के लिए आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना विधिवत मैंने हिस्ट्री पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया से दोस्तों पढ़ाया हूं। आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, विश्वास कीजिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद आपके पास नोटिफिकेशन ना जाता हो, मेरी क्लासेस हमेशा चलती रहती हैं, तो एक बार नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिए जाता है कि नहीं, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको पता चलता रहे कि कब कौन सी क्लास दी जा रही है आपको। ठीक है, तो सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।